गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ठीक है, और पैनिक नहीं हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में हमने बात कर लिया था, ठीक है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आज हम सबसे पहले बात करते हैं जीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। जीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, जैसे हम एपी के तीन टर्म्स को a माइनस डी ए प्लस डी लेते थे ताकि उसको ऐड करें तो d का टर्म खत्म हो जाए, उसी तरह हम जीपी के तीन टर्म को a बाई आर ए और ए आर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करें तीनों को तो r का टर्म खत्म हो जाए और डायरेक्ट a का वैल्यू हमारे निकल जाए, ठीक है। तो और क्वेश्चन में तीन टर्म गिवन नहीं है, अगर तीन टर्म निकालने हैं तब हम a बाई आर ए और ए आर निकाल ए बाई आर ए और ए आर अज्यूम करेंगे, इसलिए अज्यूम करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। उसी तरह चार टर्म को ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ठीक है, अज्यूम करेंगे। इसी तरह पांच टर्म को ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर ये लेंगे, ठीक है। इसी तरह छह टर्म को ए बाई आर की पावर 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5, ठीक है, ये अज्यूम करें। एक चीज आप ध्यान से देखिए कि जब भी हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को अज्यूम कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो जो है वो आर है, ठीक है। इस जीपी का देखिए कॉमन रेशियो आर है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन रेशियो हमारा क्या आ जा रहा है, आर स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 से ज्यादा के लिए भी हम ले सकते हैं आसानी से, इसी तरीके से हम बढ़ सकते हैं। 6 से ज्यादा टर्म्स भी आ जाए तो हम अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा टर्म्स आता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। देखिए अब इन सब टर्म में ए पहला टर्म नहीं है, ए बाई आर इसमें है, इसमें ए बाई आर क्यूब, इसमें ए बाई आर स्क्वायर, इसमें ए बाई आर की पावर 5, इस तरह से पहला टर्म्स ये सब है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला जो, अब इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके आप लिखेंगे, मैं मिटा। अब देखिए कह रहा है इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड और रेज्ड बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। देखिए कोई अगर जीपी है, ठीक है, मान लीजिए 2 4 8 16, ठीक है, एक जीपी है। अब आप इस जीपी के हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या फिर इसका कोई पावर ले लो, ठीक है, फिर भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी ही रह जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, ठीक है, कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मान लीजिए 3 से ही कर लेते हैं, तो जब करेंगे तो कितना 2 इंटू 3, 4 इंटू 3, 8 इंटू 3, 16 इंटू 3, है ना। अब देखिए तो कितना आ गया 6 12 24 48, अभी एक जीपी ही है, ठीक है, जीपी है और साथ ही साथ इसका कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों का कॉमन रेशियो सेम है। तो किसी नॉन जीरो नंबर से जीपी के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई भी कर दोगे, ठीक है, तभी जो जीपी बनेगा उसका कॉमन रेशियो भी सेम रहेगा, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 3 से डिवाइड भी कर देते हैं तो कितना क्या बन जाएगा, 2/3, 4/3, 8/3, 16/3। जरा ध्यान से देखिए, अब भी आपका ये जो एक जीपी ही है, अब ये क्या है, एक जीपी ही है, जिस जीपी का असली कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो अभी इसका वही है, 2 ही है, ठीक है, 2 ही अभी इसका कॉमन रेशियो है। तो देखिए किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, जीपी के हर एक टर्म को रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी ही आएगा विद सेम कॉमन रेशियो। लेकिन जब पावर लेंगे, ठीक है, क्या कहा गया है, मल्टीप्लाइड हमने देख लिया, डिवाइडेड हमने देख लिया, ठीक है, और रेज्ड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। रेज्ड मतलब हर एक टर्म का पावर ले लो, ठीक है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पावर के फॉर्म में ले लो, ठीक है, तब भी वो जीपी रहेगा। लेकिन अब की बात कॉमन रेशियो सेम नहीं रहेगा, जैसे 2 अब 3 ही पावर में भी 3 ही ले लेते हैं तो जीपी क्या बन जाएगा, अब टर्म 2 क्यूब, 4 क्यूब, 8 क्यूब, 16 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब यानी कि 8, 4 क्यूब यानी कि
64 8 क्यूब यानी कि 216, सॉरी 216 नहीं 512, ठीक है। और ये भी कुछ हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। जरा ध्यान से देखिए, अब ये कितना है, जीपी बन रहा है 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512। तो अभी देखिए ये एक जीपी ही है, लेकिन अब इसका कॉमन रेशियो बदल गया और इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। कॉमन रेशियो 8 हो गया। तो जब भी आप हर एक टर्म का कोई पावर लोगे, ठीक है, तब तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी ही बनेगा, लेकिन उस जीपी का कॉमन रेशियो जो होगा इस जीपी के कॉमन रेशियो का वही पावर हो जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या 2 का क्यूब किया, 4 का क्यूब किया, 8 का क्यूब किया, तो जो जीपी बना, ठीक है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो इसके कॉमन रेशियो का क्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे इसका कॉमन रेशियो कितना था 2, तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ गया 2 क्यूब यानी कि 8, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से इसको भी लिखिए, मैं इसको भी हटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं। चलिए देखिए अगला जो है वो क्या है कि इफ थ्री नंबर्स से ए बी सी, 3 नंबर्स मैंने मान लिया ए बी सी, ठीक है, अगर वो जीपी में हो, ठीक है, देन द मिडिल टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए अगर 3 नंबर जो है अगर जीपी में है, 3 नंबर अगर जीपी में है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा ना वो बीच वाला नंबर होगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए क्या लिखा हुआ, इफ 3 नंबर्स से ए बी सी आर इन जीपी देन द मिडिल टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। 3 नंबर जीपी में हो तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, मिडिल टर्म जो होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड का ज्योमेट्रिक मीन होगा। चलिए अभी दिखाता हूं मैं। देखिए ए बी सी अगर जीपी में है, ठीक है, तो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि b by a इज इक्वल्स टू c अपॉन b हो जाएगा। यहां से देखिए b स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा ac, b का वैल्यू क्या आ जाएगा ac की पावर 1/2, ac की पावर 1/2, यानी कि ये क्या लिखा होगा, ये क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। देख सकते हैं आप यहां से, तो a और c का ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल। तो यहां से ये प्रूव भी हो गया कि 3 नंबर अगर जीपी में हो तो फर्स्ट और थर्ड का ज्योमेट्रिक मीन जो है मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म फर्स्ट और थर्ड का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो इसको भी लिखिए, फिर मैं इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके आप लिखिए, मैं रफ करता हूं। ध्यान से देखिए अगला क्या है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन log a log b log c आर इन एपी, ठीक है। अभी इसको लिख के रख लीजिए, जब log हम पढ़ा देंगे, ठीक है, तब इस प्रॉपर्टी को मैं समझाऊंगा। अभी इसको बस जस्ट लिख के रख लीजिए, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी को भी आप लोग सिर्फ लिख के रख लीजिए, आगे इसको हम डील करेंगे जब log पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है वो क्या है कि लेट a1 a2 an a2 a3 से लेके अप टू an तक अगर एक सीक्वेंस है जो कि जीपी में है, ठीक है, अगर वो जीपी में है तो उसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, ठीक है, सबका सब क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, सबका सबका वैल्यू इक्वल होगा, जो कि मैंने मान लिया कि k के इक्वल होगा, ठीक है, यानी कि सबका वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एपी में क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल्स टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट इज इक्वल्स टू थर्ड प्लस थर्ड लास्ट। इसी तरह यहाँ फर्स्ट इनटू लास्ट इज इक्वल्स टू सेकंड इनटू सेकंड लास्ट इज इक्वल्स टू थर्ड इनटू थर्ड लास्ट इज इक्वल्स टू फोर्थ इनटू फोर्थ लास्ट एंड सो ऑन चलता जाएगा। जैसे देखिए a1 a2 a3 a4 से लेके an -1 an, ठीक है, ये एक जीपी है,
तो अभी मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट सब इक्वल होगा। तो देखिए A1 तो A1 ही रह जाएगा, A2 क्या A1R हो जाएगा, जहां R क्या है कॉमन रेशियो, A3 क्या हो जाएगा A1R स्क्वायर, A4 क्या हो जाएगा A1R क्यूब, और इसी तरह चलते जाइए। तो an-1 क्या हो जाएगा A1 इंटू R की पावर n-2, R की पावर n-2, और an क्या हो जाएगा A1 R की पावर n-1। ठीक है, अब फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर इंटू R की पावर n-1। ठीक है, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट कीजिए, क्या आएगा A1 R इंटू A1 R की पावर n-2, यानी कि A1 स्क्वायर R1 की पावर n-2 इंटू R, यानी कि n-1। थर्ड इंटू, इसी तरह थर्ड इंटू थर्ड लास्ट करोगे तो वो भी इसी के इक्वल आएगा, जैसे ये इसके इक्वल आया, फिर थर्ड इंटू थर्ड लास्ट भी इसी के इक्वल आएगा, और फिर फोर्थ इंटू फोर्थ लास्ट भी इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा। अगर मान लीजिए एपी में जीपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, तो बीच में फिर एक टर्म बच जाएगा आपका, बीच में एक टर्म फर्स्ट इंटू फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट, जब करते जाओगे इसी तरह तो बीच में एक टर्म बचेगा। अच्छा अब देखिए बीच में एक टर्म बचेगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि देखिए ये अगर ये 3 नंबर जीपी में ए बी सी, तो बीच वाला का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो ए और सी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही करेंगे, ए का जो जब एक जो नंबर बचेगा, ठीक है, उसका स्क्वायर करके उसी के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, उसी के इक्वल बीच में जो सबसे बीच में जो नंबर बच जाएगा। अगर नहीं बचा तो देखिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहा तो फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट करते करते दो कंबाइन हो जाएगा। लेकिन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहा, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहा तो बीच में एक नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट, थर्ड इंटू थर्ड लास्ट के इक्वल। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि 4 टर्म 5 टर्म का ये केपी है, ठीक है, A1R स्क्वायर, A1R क्यूब, A1R की पावर 4। ठीक है, मैंने एक जीपी ले लिया 5 टर्म का। ठीक है, ये जीपी में फर्स्ट इंटू लास्ट कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर इंटू R की पावर 5, सेकंड इंटू सेकंड लास्ट A1 स्क्वायर इंटू R की पावर 5। और अब देखिए इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, बीच में ये बच गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसके स्क्वायर को इसके इक्वल लिख देंगे, A1 स्क्वायर इंटू, देखिए तो कितना R स्क्वायर, R क्यूब, R की पावर 4, 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये जो बच गया जरा ध्यान से देखिए, A1 ये R की पावर 4 ही होगा, क्योंकि A1 इंटू A1 R की पावर 4, तो R की पावर 4 ही आएगा ना। यहां पर भी देखिए R इंटू R क्यूब, R की पावर 4 ही आएगा। ठीक है, और ये कंबाइन कर दिया, बीच में एक बचा तो बीच का स्क्वायर करके इसके इक्वल लिख देंगे। ठीक है, A1 के स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा R1 की पावर, R की पावर 4। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख सकते हैं, यही मैं समझाना चाहता था कि जब बीच में एक बचेगा तो क्या करेंगे, तो उसका स्क्वायर करके इनके इक्वल लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, आप देख चुके हैं पहले से। तो आप इस प्रॉपर्टी को भी नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम छठे प्रॉपर्टी पे आते हैं। जल्दी स्क्रीन को पॉज करके आप लिखेंगे, मैं इसको हटाता हूं। अब देखिए छठा जो है वो क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग द कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू जीपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। देखिए अगर आप जीपी के कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक जीपी होगा। जैसे देखिए 2 देख लीजिए, एक जीपी मान लीजिए 1 2 4 8, ठीक है, दूसरा जीपी मान लीजिए हो जाए
3 6 12 24, ठीक है। अब इन दोनों में कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 3 into 1 3, 6 into 2 12, 12 into 4 48, 24 into 8 कितना हो जाएगा 192, ठीक है। तो देखिए ये भी एक जीपी बन गया, ये भी एक जीपी बन गया, और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो वो इन दोनों जीपी के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा छठा प्रॉपर्टी भी, इसको भी लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने स्क्रीन को पॉज करके लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन find 3 numbers of GP. Find 3 numbers of GP. Find 3 numbers of GP whose sum is 90. Whose sum is 90 and product is 216. Find the and also find the sum to n terms of this GP, ठीक है। क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, बोर्ड पर से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड 3 नंबर ऑफ जीपी। जीपी के 3 नंबर्स को फाइंड करना है, यानी कि जीपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को फाइंड करना है, जिनका सम क्या दिया हुआ है 19 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 216, ठीक है। और साथ ही उस जीपी के n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो पहले वो 3 टर्म हम निकाल लेते हैं, फिर उसी जीपी के n टर्म का सम भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए लेट 3 terms of GP is A upon R, AR, ठीक है। मैंने 3 टर्म ये अज्यूम कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि इन तीनों टर्म का सम कितना है 19। तो A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है कि तीनों का प्रोडक्ट क्या दिया है A/R इंटू AR इज इक्वल्स टू 216, ठीक है। यानी कि R और R तो कैंसिल, A क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 216, ठीक है। तो देखिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो A का वैल्यू 6 आ गया, तो अब इस इक्वेशन में A का वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6/R प्लस 6 प्लस 6R इज इक्वल्स टू 19। यहां से देखिए 6 into 1/R प्लस R इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम R का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा और R का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। और R के दोनों वैल्यूज को हम कंसीडर, R के दोनों वैल्यूज को हम लेंगे, ठीक है, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा।
ठीक है, और दोनों के लिए अलग अलग जीपी बनेगा। तो अब देखिए 6 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13r हो गया। यहां से देखिए 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से देखिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 144 अपॉन 2 इंटू 6 यानी कि 12। तो यहां से देखिए आ गया आपका 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 12। ठीक है, तो r का एक वैल्यू आ गया आपका यहां से 18 अपॉन 12 और दूसरा वैल्यू आ गया 8 अपॉन 12। ठीक है, 8 अपॉन 12 यानी कि ये कितना हो गया, तो 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 12 यानी कि 2 अपॉन 3, और यहां से देखिए तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 2 अपॉन 3। आई होप कि नीचे तक दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। अब देखिए r का दो वैल्यू आया। ठीक है, तो हम दोनों को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग जीपी बोलता है, ठीक है, कि इन एन इंक्रीजिंग जीपी या फिर डिक्रीजिंग जीपी, तब एक सिलेक्ट और रिजेक्ट होता है। अगर इंक्रीजिंग जीपी बोलता तो हम इसको रिजेक्ट कर देते। 2/3 1 से छोटा है, और r जब 0 से 1 के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग जीपी होता है, r 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलता तब जाके हम किसी को सिलेक्ट किसी को रिजेक्ट करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो दोनों सिलेक्ट होंगे तो दोनों दो जीपी बनेंगे। एक r इज इक्वल्स टू 3/2 के लिए, तो r इज इक्वल्स टू 3/2 के लिए जो जीपी बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए ए तो दोनों ही केस में, क्या इधर तक दिख रहा है, यहां तक एक बार मैं चेक करता हूं। हाँ दिख रहा है। तो देखिए यहां से आप ध्यान से देखिए कि एक केस में r का वैल्यू है 3/2, एक में r का वैल्यू 2/3। एक चीज आप देख सकते हो कि दोनों ही केस में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो 6 ही है, क्या है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसका इस जीपी का जिसके लिए r 3/2 है, उसमें पहले तीन टर्म क्या हो जाएंगे, a बाई आर के जगह हो जाएगा 6/3/2, यानी कि पहला टर्म हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 6, और तीसरा क्या हो जाएगा a इंटू आर, यानी कि 6 इंटू 3/2 9। ठीक है, अब देखिए इस जीपी का इधर तक दिख रहा है ना। अब देखिए इस जीपी में तो r है 2/3, a है 6, तो पहला टर्म हो जाएगा आपका कितना 6/2/3 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 6 होगा और तीसरा 4 ही होगा। ठीक है, तो दो जीपी है, पहले जीपी के तीन टर्म ये हुए, दूसरे के ये। ठीक है, अब इसके एन टर्म का सम निकालना है, तो इसके एन टर्म का सम क्या हो जाएगा, इसके एन टर्म का पहला टर्म है 6 और r कितना है 3/2, क्या होता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो इस n का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 3/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 3/2। ठीक है, और इसके n टर्म का सम क्या हो जाएगा sn इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 2/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो दोनों के तीन टर्म्स भी आ गए, दोनों के n टर्म्स के सम भी आ गए। देखिए n टर्म का सम तो अलग अलग है लेकिन तीनों टर्म इक्वल है। ठीक है, भले ही सीक्वेंस इक्वल नहीं है लेकिन सीक्वेंस सेम नहीं है, लेकिन हाँ टर्म सेम है। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी। ठीक है, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स अलग अलग आ रहा है। क्यों अलग अलग आ रहा है, क्योंकि दोनों जीपी अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस में फर्क है। ठीक है, कॉमन रेशियो में फर्क है, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको
चलिए अगला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एपी और जीपी दोनों को कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन है इन अ सेट ऑफ four numbers, first three are in GP, first three are in GP and the last three are in AP. And the last three are in AP. And the last three are in AP with common difference 6. With common difference 6. ठीक है। If the first number is the same, if the first number is the same, as the fourth number, fourth number, then find the four numbers. ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्क्रीन को थोड़ा अच्छा मतलब सिंपल ही, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए आप इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई किया होगा, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में कि इन अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, फर्स्ट थ्री आर इन जीपी एंड द लास्ट थ्री आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6. इफ द फर्स्ट नंबर इज द सेम एज फोर्थ नंबर देन फाइंड द नंबर्स, ठीक है। देखिए कोई एक चार नंबर्स का सेट है, मैं ले लेता हूं A B C D, ठीक है। लेट A B C D be the set of four numbers, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि पहला तीन जो है, ठीक है, पहला तीन वो किसमें है? जीपी में। पहला तीन जीपी में है और अगला जो तीन है, ठीक है, अगला जो तीन है यानी कि लास्ट का तीन वो किसमें है? एपी में, ठीक है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, ठीक है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है। वो कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। और साथ ही उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि फर्स्ट टर्म is same as fourth term, इसका मतलब क्या होगा कि a और d इक्वल होगा, a और d इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम d के जगह a को भी रख सकते हैं, d के जगह हम a को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हो जाएगा अब ये नंबर्स का सेट हो गया a b c a, ठीक है। अब देखिए ये तीनों किसमें? एपी में, ठीक है। ये तीनों एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 है, यानी कि b c a आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6, यानी कि a माइनस c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 एंड साथ ही c माइनस b का भी वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक और चीज देखिए कि a b c किसमें है? a b c आपका जीपी में है, a b c जीपी में है। अब तीन नंबर्स जीपी में, ठीक है।
तो इसका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी कि b अपॉन a इज इक्वल्स टू c अपॉन b हो जाएगा, b अपॉन a इज इक्वल्स टू c अपॉन b हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि a की जगह हम रख देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड, ठीक है। फर्स्ट से a का वैल्यू रख देते हैं हम c प्लस 6 और सेकंड से हम b का वैल्यू रख देते हैं c माइनस 6, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना रख दिए, c माइनस 6 अपॉन a c प्लस 6, c को c रहने दीजिए और b c माइनस 6, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो c माइनस 6 का जो होल स्क्वायर है किसके इक्वल आ गया, c इंटू c प्लस 6 के इक्वल, यानी कि c स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12c इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस 6c के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए c स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अब c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से देखिए 36 माइनस 12c जो है किसके इक्वल आ गया, 6c के, यानी कि 18c इज इक्वल्स टू 36। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, c का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। अब c का वैल्यू आ गया 2 तो हम a और b का भी निकाल सकते हैं, c 2 है तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 8, a 8 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही यहां से अब देखिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका c 2 है और b 2 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा -4, ठीक है। b का वैल्यू हो जाएगा -4। तो देखिए अब ये चारों नंबर्स क्या आ गए, तो ये 8 6 8, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 2 और फिर a क्या था, नंबर्स जो था a b c a, यानी कि 8 -4 2 8, ठीक है। तो चारों नंबर्स हमारे पास आ गए, चारों जो नंबर्स का हमें सेट निकालना था, ठीक है। ये इन ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर के जो सेट थे, ठीक है, उस सेट के चारों नंबर हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं, ठीक है। वही तो निकालना था, फाइंड द 4 नंबर्स। तो चारों नंबर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए तो अब इसको हटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट 3 टर्म्स, इसे मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 1 and the sum of first 9 terms and the sum of first 9 terms and the sum of first 9 terms is equal to is equal to 369. The first and 9th term of a GP, the first and the 9th term, the first and the 9th term of
another GP, coincides GP coincides with first and ninth term of AP, first and ninth term of AP. If the seventh term of GP, if the seventh term of GP is G7, then find G7 upon 3, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक है। और फिर मैं 10 सेकंड में डिस्कस करता हूं इसको। चलिए तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं हम इसको, डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1, ठीक है। एक एपी है जिसका पहला टर्म क्या है, 1 है, ठीक है। एपी के टर्म्स को मैं A1, ठीक है, मैं बोल रहा हूं A1 इज इक्वल्स टू 1। एपी के मैं फर्स्ट टर्म को A1 मान लेता हूं, ठीक है। तो A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1, and the sum of first 9 terms is equal to 369, यानी कि और S9 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 369, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अनदर जीपी, पहला और नौवां टर्म जो है किसी अलग दूसरे जीपी का, कोइंसाइड्स विद फर्स्ट एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। इस एपी का जो पहला और नौवां टर्म है किसी दूसरे जीपी के पहले और नौवें टर्म के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि सेम है। किसी जीपी का पहला और नौवां टर्म और इस एपी का पहला और नौवां टर्म, ठीक है, सेम है, ठीक है। यानी कि जो जिस जीपी को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका भी पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1। जीपी के पहले टर्म को मैंने G1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो G1 क्या है, 1, ठीक है। और G9 भी जो है किसके इक्वल है, G9 आपका A9 के इक्वल है। A9 मैंने AP के नौवें टर्म को बोल दिया, ठीक है। तो GP का जो नौवां टर्म है वो AP के नौवें टर्म के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इफ G7 इज द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस GP, GP के सेवेंथ टर्म के बारे में बोल दिया कि वो G7 है, ठीक है। G7 GP का सेवेंथ टर्म है, तो G7 अपॉन 3 का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि GP के सेवेंथ टर्म का 3 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो लिखना है, ठीक है। इस जीपी के सेवेंथ टर्म को 3 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगा वो लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए एपी के पहले 9 टर्म का सम क्या है, 369, ठीक है। S9 को हम क्या लिख सकते हैं, S9 इज इक्वल्स टू n/2 यानी कि 9/2 into 2a, 2a की जगह 2 into 1 2 प्लस 9 minus 1, n minus 1 की जगह 9 minus 1 यानी कि 8 into कॉमन डिफरेंस को मैंने मान लिया d, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को मैंने मान लिया d, तो हो गया 8d इज इक्वल्स टू कितना, 369। अब देखिए 369, 9 into 4 1 यानी कि 9 into 41 कितना हो जाएगा, 369। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 plus 8d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 82। 8d का वैल्यू कितना आ गया, 80। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 10, ठीक है। तो AP के कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो A9 क्या हो जाएगा, अब देखिए A9 क्या हो जाएगा, A9 हो जाएगा आपका A plus 8d यानी कि 1 plus 8 into 10 that is equals to 81, ठीक है।
तो देखिए जी एपी का पहला और नौवां टर्म आ गया, इसका मतलब जीपी का भी पहला और नौवां टर्म आ गया क्योंकि सेम है, A1 और G1 दोनों सेम है, यानी कि G1 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है, और G9 का वैल्यू कितना हो गया, G9 का वैल्यू हो गया 81, ठीक है, क्योंकि A9 और G9 सेम है। अच्छा G9 को हम क्या लिख सकते हैं, G1 इंटू R की पावर 8, ठीक है, जहां R क्या हो जाएगा, तो इस GP का कॉमन रेशियो, ठीक है, अगर GP के कॉमन रेशियो को मैं R ले लूं तो G9 का वैल्यू G1 टाइम्स R की पावर 8 नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि एक AP के जनरल टर्म को क्या लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म A इंटू R टू द पावर n-1। तो देखिए मैंने क्या बोला कि nth टर्म जीपी का क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर n-1, nth टर्म में पावर n-1, तो उसी तरह नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म G1 इनटू कॉमन रेशियो की पावर 9-1 दैट इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए G9 का वैल्यू कितना दिए हुए हैं, यहीं से आप देख सकते हैं कि G9 का वैल्यू कितना दिए हुए, G9 का वैल्यू 81 और G1 कितना है, G1 1 है, यानी कि R टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 81, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √3, यानी कि 2 GP बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए कि दोनों ही GP का सातवां टर्म क्या हो जाएगा, दोनों ही GP का देखिए पहला टर्म A किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है, तो सातवां टर्म क्या हो जाएगा, R टू द पावर 6, ठीक है, तो दोनों ही GP का R इज इक्वल्स टू +3 माइनस √3, प्लस √3 हो या माइनस √3, ठीक है, R की पावर 6 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो R की पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा 27, ठीक है, तो सातवां टर्म कितना हो जाएगा 27, ठीक है, चाहे आप ये GP लो प्लस √3 के साथ या माइनस √3 के साथ, ठीक है। हाँ अगर फिफ्थ टर्म दोनों का अलग अलग होता, फिर फोर्थ टर्म सेम होता, फिर थर्ड टर्म अलग अलग होता, तो ऑड पावर वाला जो भी टर्म होता ना वो अलग होता, लेकिन इवन पावर वाला जो भी है यानी कि R की पावर 7 यानी कि आठवां टर्म अलग होता, ठीक है, लेकिन सातवां सेम होगा, इसी तरह छठा अलग होता, पांचवां सेम होगा, ठीक है, तो R टू द पावर 6 माने सातवां टर्म दोनों का ही 27 हो जाएगा, ठीक है, तो G7 का वैल्यू आ गया 27, ठीक है, लेकिन हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, G7/3 यानी कि 27/3 दैट इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, G7/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, या IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं।